हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। सो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग DSSB PGT बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2015 का है टीयर 2 का, जिसको मैंने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। 40 की फ्रेम में कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आपको भी थोड़ा सा वो रहे कि हाँ इनकन्वीनियंट ना फील हो कि हाँ बहुत लंबा लेक्चर है, नहीं देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो 40 का करके कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने 80 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था। ठीक है, और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। सो हेयर इज द 81st क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि कॉलरूटर साइंटिस्ट हैं, परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट वैराइटीज ऑफ। तो उन्होंने किसकी डिफरेंट वैराइटीज पे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। तो आपका आंसर यहाँ पे जो निकल के आता है वो क्या आ जाता है, आपका टोबैको। ठीक है, तंबाकू की डिफरेंट वैराइटीज पर उन्होंने क्या किया था, कॉलरूटर सर ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। Colruyter conducted his experiment on the different varieties of tobacco. His groundbreaking work involved क्या क्या कर रहे थे, क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे थे various types of tobacco plants to study pattern of inheritance। क्या पता कर रहे थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पोलन फर्टिलिटी कैसी है, सिग्निफिकेंटली टू अंडरस्टैंड द प्लांट जेनेटिक्स एंड लेट डाउन टू द जो भी सारी चीज़ें थी वो एक जेनेटिक लेवल पे चीज़ों को क्या कर रहे थे, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82। 82 इज आस्किंग अबाउट द क्रोमोसोम्स मैप। ठीक है, यह क्रोमोसोमल मैपिंग जो थी वो फर्स्ट टाइम जो है वो किसने किया था। तो सबको पता है कि लिंकेज और ये सारी चीज़ें जो है वो किसने किया था, तो मॉर्गन सर का है। ठीक है, TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन सर ने। सो एक्सप्लेनेशन हेयर, थॉमस हंट मॉर्गन पायनियरिंग जेनेटिसिस्ट प्रिपेयर्ड फर्स्ट क्रोमोसोम मैप। ठीक है, कब किया था, अर्ली 20th सेंचुरी में। ही कंडक्टेड ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च यूजिंग फ्रूट फ्लाइज, यानी कि ड्रोसोफिला को यूज करके उन्होंने डिस्कवरिंग दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, मॉर्गन्स वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स लिंकेज एंड पेव्ड द वे फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस इन जेनेटिक्स। ठीक है, बाकी जेनेटिक्स के फादर और वो सारी चीज़ें तो मेंडल सर ही हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द लिंकेज और ये सारी चीज़ें तो ये किसने दिया था, हमारे थॉमस हंट मॉर्गन सर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। 83 जो है ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आप देख लो। इवन मैं ये कहूँगी कि हाँ, हर क्वेश्चन में वहाँ से कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात जो की जा रही है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेट्राजोमिक एन्यूप्लॉइड्स। तो एन्यूप्लॉइडी के जितने भी केसेस हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, ऑलरेडी मैं इसे प्रीवियस ईयर जो भी मैंने पेपर्स करवाए हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया भी है। नॉट अबाउट द, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द DSSB, बट और भी जो अदर मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं और यहाँ भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बार बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ, ये टॉपिक आप अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एन्यूप्लॉइड्स है क्या, किस रीज़न से हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस हैं, या फिर कह सकते हो कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, वैसे तो कितने 46 है, 23 पेयर ही होने चाहिए, लेकिन मान लो उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई एक मिसिंग हो जाता है या फिर कोई एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम क्या है, 21st की ट्राइजोमी हो जा रही है, टर्नर में क्या हो जा रहा है, XO हो जा रहा है, लाइन फिल्टर में XXY हो जा रहा है। तो जो भी इस तरीके के जो भी चेंजेस आ जा रहे हैं, जो आपका बेसिक है क्रोमोसोम नंबर, उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, एनिप्लॉइडी कहलाता है। एनिप्लॉइडी इज द लॉस और गेन ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम्स इन और फ्रॉम होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि कंडीशन क्या निकल के आती है कि देखो 2n है, अब 2n में या तो +1 हो जाए या फिर -1 हो जाए, या फिर इसी के साथ में आप लिख सकते हो 2n + 2 हो जाएगा या फिर -2 हो जाए। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। मेन कॉज इसका क्या है, नॉन डिसजंक्शन है। नॉन डिसजंक्शन यानी कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज कंडीशन। ठीक है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस या मियोसिस के केस में जब ये चीज़ हो जाती है तो वो कंडीशन जो है वो किसको, फिर क्या कंडीशन वहाँ से निकल के आती है, एन्यूप्लॉइडी। इसमें भी 2 तरीके का होता है, हाइपोप्लॉइडी। हाइपो एज अ नेम इंडिकेट कि कोई चीज़ क्या हो रही है, वहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, तो हाइपोपॉलीप्लॉइड का मतलब हो जाएगा कि
वहाँ पे 2n-1 या फिर -2 होगा। और हाइपर पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या हो जाएगा कि 2n+1 या +2 होगा। तो यहाँ पर जो टेट्रासोमिक कंडीशन है ना, ये हाइपर पॉलीप्लॉइड में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कंडीशंस जो क्या हो जा रही हैं, फिर आप सिंपली इसको लिख सकते हो 2n+2 की कंडीशन भी लिख सकते हो। तो डेफिनेटली आपका आंसर तो देखो यहाँ पे निकल के आ जाता है बी ऑप्शन। बट अगर मैं बात करूँ कि हाइपोपॉलीप्लॉइड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो मोनोजोमी आ जाएगा, ठीक है, 2n-1 डबल मोनोजोमी। हाँ, इसमें देखो जो इसके लिखने के बेसिस पे जो है ना, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि देखो मोनोजोमी की जब बात करेंगे तो ये आ जाता है आपका 2n-1। मोनो मीन सिंगल, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम का हुआ। अब अगर इसको मैं डबल मोनोजोमी लिखूंगी, डबल डबल मोनोजोमी लगेगा वर्ड, ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये 2n-2 नहीं लिखा जाएगा, ये 2n-1 की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और नल्लीजोमी एक आ जाता है, उस कंडीशन में आपको कैसे लिखना होगा, तो वो आ जाता है आपका 2n-2, ठीक है। और अगर 2n+2 है तो वो किस में आ जाएगा, टेट्राजोमिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एन्यूप्लॉइडी जो था वो किस में मैंने बताया था तुम्हें कि हाइपोपॉलीप्लॉइड कंडीशन होगी या फिर हाइपरपॉलीप्लॉइड कंडीशन होगी। हाइपोपॉलीप्लॉइड कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका 2n-1 वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 2n-1 या फिर 2n-2 वाली कंडीशन आ जाएगी। और जो हाइपरपॉलीप्लॉइड था वो क्या था 2n+1 या फिर 2n+2 वाली कंडीशन जो है वो निकल के आती है, ठीक है, इस तरीके से। तो हाइपोप्लॉइड में देखो क्या क्या आ रहा था, मोनोजोमी आ रही थी, यानी कि 2n-1 आ जा रहा था, ठीक है। उसके बाद में मोनोजोमी का आपका एग्जाम्पल जो है वो क्या आ जाएगा, टर्नर सिंड्रोम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डबल मोनिजोमी आ जा रहा है 2n-1 और नल्लीजोमी 2n-2। अब अगर बात करते हैं हाइपर पॉलीप्लॉइड की, तो हाइपर पॉलीप्लॉइड में भी 3 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला वाला जो है वो क्या है, ट्राइजोमी है, यानी कि 2n+1, ठीक है, पूरे होल सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, और मोनोजोमी में एक निकल रहा था। डबल ट्राइसोमी की बात करूंगी तो 2n+1 आ जाएगा। और टेट्रासोमी की जब मैं बात करूंगी तो फिर ये क्या आ जाएगा, 2n+2 हो जाएगा सीधे सीधे। तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी की अगर बात करूंगी, ठीक है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी यानी कि 2n+, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, डाउन सिंड्रोम आ जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम आ जाएगा और पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी किसकी है, 21 क्रोमोसोम की है, जिसको मैंगोलिज्म भी कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करूं तो ट्राइसोमी किसकी है, 18th की होती है, ठीक है, ई से 18th और ई से एडवर्ड ऐसे लर्न कर सकते हो। और पटाउ की बात करूं तो ट्राइसोमी किसकी है, 13th क्रोमोसोम की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना होगा। मतलब ये ऑटोसोमल है, यानी कि ऑटो ट्राइसोमी भी फर्दर किस में हो जा रही है, ऑटोसोमल में, और एलोसोमल या हेट्रोसोमल। ऑटोसोमल तो पता ही है तुम्हें, मतलब जो बेसिक सेट्स हैं हमारे पास, यानी कि जो 22 सेट हैं उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो ऑटोसोमल है। और अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई चेंज हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा, एलोसोमल ट्राइसोमी में आ जाएगा, या फिर उसको आप सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी भी कह सकते हो। उसके एग्जाम्पल्स आप नोट कर लो, लाइन फिल्टर आ जाएगा, ठीक है, 44A, तो मतलब सेफ है। बाकी चेंज कहाँ पे हो जा रहा है, XXY आ जाएगा। जैकब सिंड्रोम या फिर इसी को क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर क्या आता है 44A तो होता है, साथ में XYY आ जाता है, यानी कि वो सुपर मेल वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। और सुपर फीमेल का भी यहीं पे मतलब देखने को मिलता है, जहाँ पे XXX हो जाता है, ठीक है, जिसको सुपर फीमेल या मेटा फीमेल बोलते हैं। तो ये सारी मतलब कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा सा मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने बताया आपको। सो फाइनली मतलब जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बाकी जो मैंने बताया ना, इनसे रिलेटेड डिजीजेस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप आराम से लिख लो और उसके बाद उसको याद कर लेना। Autosomic aneuploids have an extra pair of homologous chromosomes resulting in a total chromosome number 2n+2 हो जाता है। This condition is characterized by the pressure of 4 copies of a particular chromosome instead of the usual 2. It leads to genetic imbalance and can have significant consequences on the organism's phenotype due to the altered gene doses of the affected chromosome. Next question number 84, द जीनोटाइप ऑफ अ बॉडी हैविंग द सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल, ठीक है, यहाँ पे कुछ जीनोटाइप के एग्जांपल्स दिए हैं और बताना है कि कौन सा जीनोटाइप है जो सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ गर्ल शो कर रहा है। तो वैसे तो जनरली गर्ल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, XX देख लेते हैं, बट यहाँ पे देखो चीज़ें जो है वो कुछ थोड़ा सा मतलब अलग करके दे रखा है। अब जैसे XXY है, ये तो किसका, लाइन फिल्टर का हो गया, XYY हो गया है, ठीक है, फिर उसके बाद में XY है, तो
सिंपली एलिमिनेशन मेथड से भी तुम कर सकते हो। वाई वाई जितने वाले हैं वो तो सारे मेल को ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। फीमेल की अगर बात करते हैं तो ट्रिपल एक्स हो जाएगा यहाँ पे। द जीनोटाइप XXX कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ गर्ल्स सेक्सुअल कैरेक्टर। बाकी देख लेना। डिस्पाइट दिस ट्राइजोमी दे एग्जिबिट फीमेल ट्रेड्स, ठीक है, एडिशनल एक्स हो जा रहा है। और बाकी XXY तो किसको है, लाइनफिल्टर सिंड्रोम को है, विच टिपिकली रिजल्ट इन मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉट फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कह रहे हैं कि आउट ऑफ द 64 पॉसिबल कोडॉन्स हाउ मेनी कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। तो 64 में देखो जो 3 है, मतलब 61 है, वही क्या कर रहे हैं हमारे लिए, अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। बाकी जिसमें 3 जो आ जाते हैं वो फिर कैसे हैं हमारे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन्स या फिर नॉनसेंस कोडॉन्स बोलते हैं ना। और ये ऑलरेडी में बाकी ये 3 कौन से हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, इनके नाम क्या है वो भी देख चुके हैं। तो फिर आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ को बार बार यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत है। तो ये 3 जो है ये कैसे स्टॉप कोडॉन्स हैं। बाकी कोड कितने कर रहे हैं, तो 61 कोड कर रहे हैं। जेनेटिक कोड को डेसिफरिंग किसने की थी या क्रैकिंग की अगर बात की जाए तो जॉर्ज कैमोसर ने किया था। इन द जेनेटिक कोड कोडॉन्स आर ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्पेसिफाई अमाइनो एसिड्स। 64 में से कितने, 61 ही है जो किसके लिए कोड कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के लिए। वाइल द रिमेनिंग 3 आर स्टॉप कोडॉन्स दैट सिग्नल द एंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि क्या करते हैं वो मैंने बताया था ना तुम्हें इस तरीके से, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, इसके बीच में mRNA होता है। यहाँ पे 3 साइड्स होती हैं, AP, EP और A। तो मतलब ये tRNA क्या कर रहा था, जो हमारा tRNA था ये साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा था, यहाँ पे ये क्या होता है CCA, ये अमाइनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लाता है। लेकिन मान लो ये फाइनली यहाँ पे अगर कौन सा कोड आ जाता है, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो क्या है, जो भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, जैसे मान लो यहाँ पे एफमेट था, फिर फिनाइल एलानिन हुआ, फिर कुछ इस तरीके से वैलिन वगैरह लगा, फाइनली क्या है अगर यहाँ पर UAA आ गया या UGA कोई भी आ जाएगा तो क्या है ये प्रोसेस जो है ये रुक जाएगी ना। तो रोकने का काम कौन कर रहा है, इन्हीं तीनों में से ये करते हैं। कोई भी एक आ जाएगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी आपका प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एंड हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। दिस coding system allows for redundancy and flexibility in translating the genetic information carrying by mRNA into the diverse array of amino acids that make up the proteins. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, जीन मेड अप ऑफ DNA वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया था वो क्या किसने दिया था, एवरी और उनके कलीग सर ने दिया था। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और इन्होंने कब किया था ये काम, तो 1944 में। कहाँ पे ये था, तो ये रॉकफेलर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे इन्होंने इस काम को मतलब कि फाइनली रिजल्ट मतलब जो भी था वो निकल के आया था। In 1944, Avery and his colleagues conducted groundbreaking experiments demonstrating that DNA, not proteins, carried genetic information. They identified DNA as substance responsible for transforming characters in bacteria, confirming that genes are made up of DNA. वाटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने क्या किया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है। लेटर ऑन 1952 हर्शे एंड चेज ने भी क्या किया था कि ये बताया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि DNA ही जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स, ये नाम पहले सुना था, अगर सुना था तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो उसको ध्यान से देखो। न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स आर कॉल्ड, मतलब वो किसको कहा जाता है, फोटोट्रॉप्स को, मिक्सोट्रॉप्स को, ऑक्सोट्रॉप्स को या फिर हेट्रोट्रॉप्स को। तो जो आपका आंसर है वो तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी क्या है वो देखो ध्यान से, न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स आर ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हैव अ जेनेटिक म्यूटेशन, जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, दैट अल्टर्स देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और उस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से डेफिनेटली उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। दीज म्यूटेशंस कैन बी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, मतलब कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स आपके ऐड भी हो सकते हैं या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन वैसे भी मतलब क्या है म्यूटेशन का, कि म्यूटेशन कैन अकर व्हेन DNA रेप्लिकेट्स इनकरेक्टली, मतलब DNA के किसी भी एक बेस पेयर में कुछ भी ज़रा सा भी चेंज होगा तो इट लीड्स टू द म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन बी कॉज्ड बाय म्यूटेजेंस, ठीक है, म्यूटेजेंस कुछ भी हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, विच डैमेज DNA एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं? सो न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स हैव बीन यूज टू डेवलप जेनेटिक कॉन्सेप्ट इन मॉडल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सैल्मोनेला हो गया, इश्चेरिशिया कोलाई हो गया, सेक्रोमाइसिस वगैरह में। अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया के लिए बायोकेमिकल म्यूटेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सोट्रॉप्स। तो ये जो ऑक्सोट्रॉप है ये क्या है? एक तरीके का ये बैक्टीरिया में बायोकेमिकल म्यूटेंट हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो रही है इन बैक्टीरिया। आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू, in bacteria biochemical mutants are called auxotrophs, ठीक है। these mutants need to be grow on media with a specific nutrient added to it, ठीक है। और बाकी इसमें अगर बात की जाए तो आर्जिनिन जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिशनल म्यूटेंट होता है, ठीक है। आर्जिनिन न्यूट्रिशनल म्यूटेंट आर एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स। द सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन रिक्वायर्स द कन्वर्जन ऑफ अ प्रिकर्सर टू ऑर्निथिन, देन टू सिट्रिलिन एंड फाइनली टू आर्जिनिन, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बट यू नो दैट कि हाँ यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? वहाँ पे आर्जिनिन जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आर्जिनिन न्यूट्रिशनल म्यूटेंट है। इसका किसका एग्जाम्पल है? वो न्यूट्रिशनल म्यूटेंट का एग्जाम्पल क्या आ जाता है? यहाँ पे आर्जिनिन आ जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, ऑक्सोट्रॉप्स आर न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स दैट रिक्वायर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं भी आपको बता चुकी हूँ। दे लैक द एबिलिटी टू सिंथेसाइज एसेंशियल मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स वगैरह, विटामिन्स, जो भी मतलब नेसेसिटेटिंग देयर न्यूट्रिएंट्स हैं इन देयर एनवायरनमेंट, उसको वो नहीं बना पा रहे हैं। अनलाइक फोटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ऑक्सोट्रॉप स्पेसिफिकली डिनोट्स न्यूट्रिएंट डिपेंड म्यूटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बट हाँ जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं उसको आप ध्यान से सुन लो। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच इज़ नॉट अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब जो कैंसर कॉजिंग होता है। तो एक्सरे से भी होता है, वायरस से भी होता है, HNO2 से भी होता है। स्टार्च का यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं देखने को मिला अब तक, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो कार्सिनोजेनिक नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देख लेना इसमें क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। एक्सरे कैन बी कार्सिनोजेनिक ड्यू टू देयर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। HNO2 नाइट्रस एसिड है, ये भी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी बियर करता है, और कुछ वायरसेस में तो ये चीज़ होती ही है, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ फंक्शनल जीन्स। फंक्शनल जीन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्ट्रॉन बोलते हैं ना, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन के स्ट्रेचेस की ज्वाइनिंग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेचेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द फंक्शनल जीन्स, ठीक है। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन होता है, ठीक है। रिकॉन रिकॉम्बिनेशन के लिए होता है, म्यूटॉन म्यूटेशन कॉज करता है, सिस्ट्रॉन जो है वही क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जीन होता है। अब यहाँ पे देखो अगर इनके स्टेप्स की बात की जा रही है ना, तो देखो जो यूकैरियोट होता है उसमें देखो कुछ रीजन जो होता है वो क्या होता है? एक्सॉन्स का होता है, ठीक है। मान लो जो कुछ रीजन है वो एक्सॉन्स का है, ठीक है। कुछ है इंट्रॉन्स है, फिर कुछ रीजन जो है वो किसका होता है? एक्सॉन का होता है। देन अगेन फिर से कुछ रीजन जो है वो किसका आ जाता है? मतलब एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इस तरीके से। तो जो एक्सॉन्स होते हैं यही क्या होते हैं? फंक्शनल रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इनको इंट्रॉन्स को काट के एक्सॉन्स को जब इसकी स्प्लाइसिंग की जोड़ा जाता है तो ये प्रोसेस जो है ये सारे मतलब एक्सॉन्स जितने भी हैं उनको सबको साथ में कर लिया जाता है, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को मतलब जो टर्म यूज़ करते हैं हम लोग वो क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर और स्पेसिफिक अगर आप जाना चाहो तो द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ फंक्शनल जीन्स इज कॉल्ड RNA स्प्लाइसिंग, ठीक है। यू कैन ऐड द टर्म RNA विद स्प्लाइसिंग, तो RNA स्प्लाइसिंग होता है। दिस प्रोसेस रिमूव्स नॉन कोडिंग पार्ट, यानी कि जो इंट्रॉन्स हैं ये कैसे होते हैं? हमारे नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं ना। नॉन कोडिंग पार्ट्स को क्या करता है? रिमूव कर देता है ऑफ अ जीन एंड जॉइन द रिमेनिंग पार्ट्स टुगेदर। मतलब ये इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग है और एक्सॉन्स कैसे होते हैं? कोडिंग पार्ट्स होते हैं। तो फाइनली मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है यहाँ पे वो स्प्लाइसिंग होना चाहिए, ठीक है। स्प्लाइसिंग निकल के आता है। अब बाकी ये लोग जो है ये बी ऑप्शन दे रहे हैं, ये बी क्यों दे रहे हैं ये चीज़ मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही है। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्यों है। बाकी RNA स्प्लाइसिंग कैसे काम करता है? तो जीन इज कॉपीड टू प्रोड्यूस अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट इंक्लूड बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, ठीक है। इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, वही जो मैंने बताया आपको। फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या है? इस प्रोसेस टू रिमूव इंट्रॉन्स, फिर वो इंट्रॉन्स को रिमूव करता है और रिमेनिंग एक्सॉन्स को फिर एक साथ में जोड़ देता है और मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ mRNA, ठीक है। एक मैच्योर mRNA
फॉर्म होता है, जो कि क्या है फाइनली आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद ये बनता है। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये क्या दे रहे हैं कि जीन मैनिपुलेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जीन कैरेक्टर्स दैट आर डिजायरेबल फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। ठीक है, जीन मैनिपुलेशन इंक्लूड जीन स्प्लाइसिंग, यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर्मिंग ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पीसीआर वगैरह दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, द नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन ट्रिगरिंग ऑफ कैंसर इन द सेल्स। मतलब कि कैंसर सेल्स में, कोशिकाओं में कैंसर की ट्रिगर करने में शामिल होने वाले जीन्स के, मतलब कितने जीन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये 40 to 20 दे रहा है यहाँ पे आंसर। तो फाइनली यहाँ पर भी देखो ये क्या देना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, नंबर ऑफ जीन इन्वॉल्व इन ट्रिगरिंग कैंसर सेल्स इज 40 to 20, अप्रोक्सीमेट द रेंज ऑफ जीन इम्प्लीकेटेड इन कैंसर initiation. This reflects the complex interplay of genetic factor contributing to the development and progression of various types of cancers. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, फिर एन्यूप्लॉइडी के जो भी मतलब जितने भी रिलेटेड उससे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम रिप्रेजेंटेड बाय, तो किससे, एक्सओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब अभी मैंने तुमसे पूछा था ना कि बताओ ये किसकी कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा, तो ये चीज़ देखो, थोड़ा सा ध्यान रखो इसको। टर्नर सिंड्रोम रिप्रेजेंटेड बाय एक्सो, जेनेटिक कंडीशन वेयर फीमेल्स हैव ओनली वन क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ द यूजुअल XX। दिस मोनोजोमी, ठीक है, मोनोजोमी है, दैट कैन लीड टू वेरियस फिजिकल एंड डेवलपमेंटल फीचर्स। एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम इज अ की कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश टर्नर सिंड्रोम फ्रॉम द टिपिकल क्रोमोसोमल पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी फिर से अगेन एनसीईआरटी से ही है, बढ़िया क्वेश्चन है। एल्केप्टोन्यूरिया इज बिकेम ऑफ ईच ऑफ द एंजाइम। तो एल्केप्टोन्यूरिया के केस में जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम रहता है, वो ऑक्सीडेज होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ज़्यादा तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी एल्केप्टोन्यूरिया है कैसा ही है, तो ये भी कैसा है, ऑटोजोमल। ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ऑटोजोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। एल्केप्टोन्यूरिया रिजल्ट्स फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है, होमोजेंटिसेट 1,2 डाईहाइड्रोक्सिनेज आइडेंटिफाइज एन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो थोड़ा सा। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ टायरोसिन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब ये क्या करता है, टायरोसिन को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, इस एंजाइम की एब्सेंस होती है, विच लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड। अगर ये एंजाइम नहीं रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो होमोजेनेटिक एसिड है, यानी कि आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो HGD के नाम से भी कई बार देखने को मिला होगा ये। तो HGD जो है ये क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कॉजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डार्कनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन द इंडिविजुअल्स विद एल्केप्टोन्यूरिया। सो काइंडली नोट डाउन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है कि इज आस्किंग अबाउट द जीन थेरेपी इंक्लूड्स। जीन थेरेपी में जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें जीन थेरेपी की वजह से क्योरिंग जेनेटिक डिजीजेस बिल्कुल कर सकते हैं, रिमूविंग डिफेक्टिव जीन्स भी कर सकते हैं, रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन डेफिनेटली। सो हियर आंसर इज द D, मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड मैमल। वर्ल्ड का जो फर्स्ट क्लोन्ड मैमल है वो क्या है हमारा, तो वो डॉली है। ठीक है, डॉली कब बनी थी, 1996 में बनी थी। द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड मैमल इज अ शीप। शीप है वो, ठीक है, शीप गोट ऐसे भी कंफ्यूज करता है एग्जाम में, सो ध्यान रखिएगा, शीप है। और ये क्या है, कब बनी थी, बॉर्न इन 1996। डॉलीज क्रिएशन इन्वॉल्व सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। कैसे हुआ था, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, a groundbreaking technique named after Dolly Parton. She marked a milestone demonstrating the possibility of cloning. मतलब इससे ये क्लियर हुआ कि क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम एडल्ट सेल, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो बायोटेक के लिए बहुत ही ज़्यादा एज ए बूम मतलब कि प्रूव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इन द एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। तो उस कंडीशन में कब कंडीशन में होगी, वो एंडोस्पर्म की कंडीशन में होगा। ठीक है, जैसे नारियल वगैरह देखा ही है, नारियल का जो पानी पीते हैं वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही तो होता है। अब देखो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल राउंड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन
विदाउट साइटोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, रिजल्ट इन द मल्टी न्यूक्लियट सेल्स, और कंडीशन क्या निकल के आती है, मल्टी न्यूक्लियट सेल बनता है, दैट इवेंचुअली गिव राइज टू द न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू सपोर्टिंग सीड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम, पोलन ट्यूब जो है वो किससे बनती है, एंटाइन से बनता है या एक्साइन से बनता है, तो डेफिनेटली एक्साइन से नहीं बनेगा, किससे बनता है वो, एंटाइन से बनता है, ठीक है। एंटाइन ही जो है वो क्या कर रही है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एंटाइन विच सिग्निफाइज दैट पोलन ट्यूब ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ द पोलन वॉल ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन। The intine facilitates the elongation of the pollen tube, enabling the transport of male gamete for fertilization in the embryo। ठीक है, बाकी मैंने एम्ब्रियोलॉजी का एक लेक्चर अपलोड किया था। बात यह है ना कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो उस टाइम में, फिर जब तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर मेरा और उस कंटेंट पे काम करने का मन नहीं करता है, इसीलिए। बट हाँ, मैंने जो पढ़ाया है ना उसमें एक ही लेक्चर है, शायद एक या दो, वो आप एक बार जाके मतलब देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, टाइलोसिस। टाइलोसिस सबको पता है कि क्या होते हैं, ये बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सेकेंडरी जाइलम का प्रोट्रूडिंग आउट होता है। जाइलम्स आर द बैलून लाइक आउटग्रोथ ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स दैट कैन ब्लॉक द जाइलम वेसल्स, जो कि किसको ब्लॉक कर रही हैं, जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज कंट्रीब्यूटिंग टू अ डिफेंस मैकेनिज्म एंड द सीलिंग ऑफ द डैमेज्ड वेसल्स इन वुडी प्लांट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, होम्योथर्मल एनिमल्स। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, होम्योथर्मल्स और पोकिलोथर्मल्स। तो होम्योथर्मल का मतलब क्या है, इनको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड इन दी सेंस कि मतलब दीज एनिमल्स लाइक जैसे बर्ड्स हो गई, मैमल्स वगैरह हो गए, इसमें हैव एडिशनल वे टू हीट एंड कूल देयर बॉडीज, मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। दे मेंटेन अ नैरो रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, ये चीज़ होती है। बट जो पोइकिलोथर्मस होते हैं, ठीक है, जो पोइकिलोथर्मस या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इसमें एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, देखिए रेप्टाइल्स वगैरह जितने भी हैं सारे, एम्फीबियंस हैं, ये सारे कैसे हैं, ये दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। फिशेज वगैरह हो गई, ये सारे जो हैं इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती है दैट दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस। दे कैन टॉलरेट अ वाइड वेरिएशन इन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, मतलब उसी में खुद को एस्केप कर लेते हैं। और ये वाले जो होते हैं होम्योथर्मल या वार्म ब्लडेड, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं और आराम से जो है वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर आपका क्या होगा, फ्रॉग एम्फीबियन है, नहीं हो सकता है, बैट, पिजन और रैट। ठीक है, ये हो सकता है, बी ऑप्शन जो है यही क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मतलब करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लिजार्ड जो है ये रेप्टाइल्स में आ जाएगा, फिर पोकिलोथर्मस हो गया, और यहाँ पर स्नेक, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल में ही आते हैं। तो डेफिनेटली जो आपका बी ऑप्शन है वही क्या है, सही है। ठीक है, कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। These warm-blooded creatures or endothermic animals possesses physiological mechanism enabling them maintain a relatively constant internal temperature irrespective of external metabolic process and adaptability to diverse environment. Next question number 99 is asking about the each sarcomere. Sarcomere क्या होता है, between the two jet lines। ठीक है, दो जेट लाइन के बीच का जो एरिया होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो पड़े होते हैं, यही क्या कहलाता है, एक पूरा प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट कहलाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, यहाँ पे फिर इसके बीच में ये एम लाइन होता है, एच जोन होता है, मतलब ये सारी चीज़ें आपने देखा ही होगा। सो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, जेड लाइन टू जेड लाइन के बीच में जो है वो क्या बनता है, सार्कोमेयर एक्सटेंशन कहलाता है या सार्कोमेयर यूनिट कहलाती है। Jet line to jet line indicate that each sarcomere, the fundamental unit of muscle contraction, spans between the two jet lines. Jet line demarcate the boundaries of sarcomere and serve as attachment of point of actin filaments, allowing for the coordinating sliding of filaments during muscle contraction and relaxation. Next question number 100, chemical
विच रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो कौन सा केमिकल है जो ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखो जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, IA, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि इसका आंसर तो मतलब ABA होता है, ठीक है, आई नो दैट कि ABA जो है वो क्या क्या है, एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट है। बट ABA को प्रमोट कौन करता है, मतलब बनाने वाला जो काम है यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, कैन प्रमोट अब्सिसिक एसिड लेवल इन सर्टेन प्लांट्स। दिस इंटरेक्शन बिटवीन IAA एंड ABA कैन हेल्प द प्लांट टू अडेप्ट इन द, मतलब सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस में उसको क्या करता है, ये उसके सिंथेसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। IA क्या है, प्राइमरी ऑक्सीजन है हायर प्लांट्स में, और ABA क्या है, प्ले रोल करता है ग्रोथ डेवलपमेंट डिफेंस और न्यूट्रिशन एलोकेशन वगैरह में, और बाकी मेन काम तो इसका स्टोमेटल क्लोजर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ABA क्या है, प्लांट हार्मोन है दैट ट्रिगर स्टोमेटल क्लोजर देयर बाय डिक्रीजिंग वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। व्हेन प्लांट एक्सपीरियंस स्ट्रेस लाइक ड्रॉट कंडीशंस वगैरह जो होती हैं, उस कंडीशन में ABA क्या करता है, सीधे स्टोमेटा को ही क्लोज करवा देता है, और स्टोमेटा क्लोज हो गया तो वहाँ पे वाटर लॉस की जो मतलब कंडीशन है वो क्या हो जाती है, अपने आप में कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको ABA को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ भी आपने पढ़ी होगी, एंटी ट्रांसपेरेंट। Now here is the explanation. The chemical which reduces the rate of transpiration is IAA. अगर IAA की जगह पे ABA होता ना तो डेफिनेटली आपका आंसर सही जाता, which stands for indole acetic acid. Transpiration is a process where plant release water vapor through pores in their leaves, aiding in न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड कूलिंग के लिए। लेकिन होता क्या है, IAA प्रमोट्स करता है किसको, ABA को, प्रोडक्शन ABA की प्रोडक्शन को, विच इंड्यूसेस स्टोमेटल क्लोजर्स रिड्यूसिंग द ट्रांसपिरेशन बाय लिमिटिंग वाटर वेपर लॉस फ्रॉम द लीव्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, ड्यू टू ओवर वाटरिंग ऑफ प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स को मतलब बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे तो क्या होती है, द टॉप सॉइल लूज मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। टॉप सॉइल जो है वो अपनी न्यूट्रिएंट की कैपेबिलिटी को, मिनरल न्यूट्रिशन की कैपेबिलिटी को लूज कर देती है। तो किस प्रोसेस से लूज करती है, स्मेरिंग, वेदरिंग, लीचिंग या फिर ग्रेविटेशन। तो लीचिंग आपने पढ़ा होगा, तो लीचिंग वाले प्रोसेस से क्या करता है, ये अपनी न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी को लूज कर देती है। ड्यू टू ओवर वाटरिंग ऑफ प्लांट्स द टॉप सॉइल लूज मिनरल न्यूट्रिएंट बाय लीचिंग। अब यहाँ पे देखो स्मेरिंग क्या होता है, लेपन, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी कभी कभी पढ़ लिया करो चीज़ें, थोड़ा सा अच्छा रहता है। लेपन में क्या होता है, अ थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रे और स्लाइड फॉर स्टेनिंग इज नोन एज बैक्टीरियल स्मेरिंग कहलाता है उसको। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग का सबको मालूम होगा, ब्रेक डाउन या फिर डिजोल्विंग ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस। ग्रेविटेशन सबको पता है, नेचुरल फिनोमिना है बाय विच ऑल थिंग्स विद एनर्जी आर ब्रॉट टुवर्ड्स ग्रेविटेट टुवर्ड्स वन अनदर इंक्लूडिंग प्लेनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिक रेशियो। पॉपुलेशन जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज हो रही है, वाइल द फूड सप्लाई इंक्रीज इन अरिथमेटिक में हो रहा है। तो ये मतलब क्या, किसके अकॉर्डिंग था ये चीज़ें, तो पॉपुलेशन की बात जिसने भी की थी वो कौन थे, हमारे माल्थस सर थे, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज इन जियोमेट्रिक रेशियो वाइल फूड सप्लाई इन अरिथमेटिक रेशियो अकॉर्डिंग टू माल्थस। पॉपुलेशन थ्योरी पे काम ही इन्होंने किया था। नेक्स्ट है डार्विन सर के साथ में 103, मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मरीजुआना, ठीक है। मरीजुआना क्या है, याद आ रहा है, तो मरीजुआना किससे ऑब्टेन करते हैं, पहले तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स का नाम सुना है, कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, ठीक है। और भांग, जो भांग का पौधा होता है वही क्या है, मतलब उसी से कैनाबिनॉइड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अब देखो कैनाबिनॉइड जो है वो मेनली इन्फ्लोरेसेंस से होता है, ठीक है। चरस, भांग, गांजा, marijuana वगैरह जो है वो लीव्स या फ्लोरल टॉप से होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पे जो उसमें मेन उसकी बात की जा रही है, तो ये देखो नाम में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, ठीक है। यही क्या है, इसका मेन मतलब मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट है। THC भी बोलते हैं, ठीक है। कैसा है, फैट सॉल्युबल है एंड इज स्टोर्ड इन मैनी फैट सेल्स स्पेशली इन द ब्रेन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और NCERT का वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे तो हर बार क्वेश्चन निकल के आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, विच केमिकल इज यूज फॉर द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल। दो सेल के
प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करना है तो उसके लिए पेग भी यूज़ करते हैं और सोडियम नाइट्रेट भी यूज़ करते हैं। तो यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। पेग क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट केमिकल यूज फॉर द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 सेल्स। पेग क्या है, मेडिकेशन है दैट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन और इट इज अ लैक्सेटिव क्लास ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, अनियन कम फ्रॉम विच कंट्री। प्याज जो है वो कौन सी कंट्री से आया है, तो प्याज जो है वो कहाँ से आ रहा है भाई, चाइना से आ रहा है। बाकी न्यू वर्ल्ड क्रॉप, ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप, ये सब तो कल की वीडियो में हमने देख ही लिया था। अनियन कम फ्रॉम द कंट्री चाइना। अनियन कल्टिवेटेड डेट्स बैक एट लीस्ट 5000 ईयर्स। इट इज मोस्ट लाइकली एन एशियन स्पीशीज है, नेटिव टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, नागेरी। नागेरी क्या है, अ ब्रीड ऑफ काऊ कम्स अंडर विच कैटेगरी। सो इट कम्स अंडर ड्राउट कैटेगरी, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मसूदा नस्ल के तहत में आती है, ठीक है। नागेरी इज अ ब्रीड ऑफ काऊ कम्स अंडर ड्राउट ब्रीड। नागेरी क्या है, कैटल ब्रीड है, कहाँ से, राजस्थान से, इंडिया, मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, बैसिलस सेप्टिलिस, ठीक है, फॉर्म्स हाउ मेनी एंटीबायोटिक्स। तो इससे कितनी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं भाई, 60। ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बैसिलस सेप्टिलिस फॉर्म्स 60 एंटीबायोटिक्स, इज अ क्लास ऑफ ग्रास और हे बैसिलस, ठीक है, ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इज अ ग्राम पॉजिटिव, और कैसा बैक्टीरिया है ये, ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम नेगेटिव जनरली डिजीज कॉजिंग होते हैं। कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरियम विच इज फाउंड इन सॉइल एंड जीआई ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन ruminants and marine sponges। 108 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंशियंट बायोटेक। एंशियंट बायोटेक का प्रोडक्ट क्या है, तो भाई अल्कोहल है। बहुत पहले का भी देख लो तुम, वैसे नहीं पता है, कोई भी पुरानी वेब सीरीज़ वगैरह में भी देखो तो उनके पास कुछ हो ना हो लेकिन वो खाने के साथ में पीने का इंतज़ाम ज़रूर रखते थे, ठीक है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोई वैसा होता था, वो राइस से बना लेते थे, ग्रेप्स वगैरह से बना लेते थे, मतलब किसी भी तरीके से उनके खुद का होता था, नेचुरल प्रोडक्शन होता था इन सब चीज़ों का। सो अल्कोहल वॉज द प्रोडक्ट ऑफ एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी। एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस नेचुरल फर्मेंटेशन में, जैसे कि मैंने बताया महुआ जो होता है ना, इससे भी मतलब इंडिया में तो मैंने देखा है महुए से भी बन जाती है। वेयर वाइल्ड ईस्ट कन्वर्टेड शुगर इन फ्रूट्स और ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स और फ्रूट से बना लेते थे। जौ होती है ना, जौ या जई, उससे भी मतलब क्या होता है, अल्कोहल बना लेते हैं। दिस अनइंटेंशनल डिस्कवरी लीड टू इंटेंशनल कल्टिवेशन ऑफ ईस्ट स्ट्रेन्स फॉर्मिंग द बेसिस फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोडक्शन। दिस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस शेप्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेड इन एंशियंट सोसाइटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, लिम्फ नोड आर टू फाइट अगेंस्ट। तो लिम्फ नोड जो है वो किसके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं भाई, जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं। होता क्या है इनके अंदर में, तो ये लिम्फ नोड आर लम्प्स ऑफ टिश्यूज दैट कंटेन WBC होता है एंड आर द पार्ट ऑफ द बॉडी के इम्यून सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, अ ह्यूमन ओवम। ह्यूमन का ओवम जो है उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, XY होता है, XX होता है, या फिर 1X क्रोमोसोम होता है। तो सबसे पहले तो देखो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ओवम कैसा है, डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है। भाई सीधी सी बात है, हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड है तो सीधी सी बात है ना, एक ही X क्रोमोसोम होगा वहाँ पे। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। A human ovum contains 1X chromosome. The ovum itself has a central nucleus that contains the female genetic material with the genetic material in the sperm cells determine the inherited character of the child. Ovum is the largest cell in the human body with a diameter of about कितना है, 120 माइक्रोमीटर्स का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है, या फिर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट टू फॉर्म, ठीक है, ओरिजिनेट टू फॉर्म या ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अब देखो कहने का मतलब जो भी है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है इसी से लगा हुआ ये स्ट्रक्चर तुमने देखा था ना, ये ER, ठीक है, ER जो है वो कैसे इसी से ऐसे अटैच होते हैं। कुछ पे राइबोसोम्स लगे होते हैं तो ये रफ हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो ऐसे मतलब नॉर्मली ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म्स में होते हैं और जिन पे क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं लगे होते, तो वो स्मूथ कहलाते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आंसर जो आपका निकल के आता है वो तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ER हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और ये कितने में डिवाइड होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरिफेरल ईआर सिस्टर्नी और एक इंटरकनेक्टेड ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। चारगाफ रूल, ठीक है। चारगाफ रूल क्या होता है कि A इज इक्वल टू टी और G इज इक्वल टू सी। अब ये क्या है? प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स हैं और ये क्या है? पायरिमिडिन्स हैं। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए, यानी कि 1:1 कह सकते हो। तो यही क्या कहलाता है? आपका चारगाफ रूल कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ठीक है। ये लाइन जहाँ आपको दिख जाए वही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी इसको समझ लो एक बार, तभी तुम बार बार अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन हर बार पूछता है और बच्चे जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बस इतना याद रखो ना, प्यूरिन पिरिमिडिन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इस पे न्यूमेरिकल्स भी तो आते हैं कि अगर मान लो ये 30% है तो हमें मतलब बताओ कि हाँ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो जब ये 30 है तो भाई ये 20 मान लो, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये तो 30 है ही है। तो इनको जोड़ो तो इधर 50 हुआ, इधर 50 हुआ, मतलब प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो जो है वो 1:1 होना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल AG प्लस TC, चारगाफ रूल स्टेटेड दैट DNA फ्रॉम एनी सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म शुड हैव 1:1 रेशियो होना चाहिए, बेस पेयर रूल। और क्या है? प्यूरिन पिरिमिडिन के बेसिस का रेशियो 1:1 होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू A जो है वो किसके? T के बराबर, और G जो है वो C के बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, कह रहे हैं कि एंजाइम विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं वो आइसोजाइम्स होते हैं। Enzymes which exist in more than one form called isozymes. Isozymes are the enzymes that catalyze the same type of reaction but are created by different genes that have different molecular shapes. नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तुम सिंपल सी ट्रिक याद रखो, माँ माइनस और पा प्लस, बस, ठीक है। जब ये कंडीशन तुम्हें देखने को मिलेगी उसी कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा। अब माँ मतलब RH माइनस हो जाएगा और फादर क्या हो जाएगा? RH प्लस हो जाएगा। तो C जो है यही क्या है? इसका करेक्ट है। अकर्स व्हेन RH, यही सारी चीज़ें हैं। और होता क्या है? इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ नियोनेटल RBC बाय मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन IgG एंटीबॉडी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो कॉज होती है। और कभी भी फर्स्ट चाइल्ड में नहीं होगा, हमेशा सेकंड चाइल्ड में होता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब सेकंड चाइल्ड जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आ चुकी हैं, तो ये अब कोई बहुत बड़ा मतलब मेजर इशू नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कालाजार। कालाजार जो है वो किससे होता है? कालाजार यानी कि दमदम फीवर, और इसको कौन कॉज कर रहा था? इसका जो वेक्टर था वो सैंड फ्लाई था, ठीक है, लेबोटोमस था। तो कालाजार हो किससे रहा है? ये सैंड फ्लाई से हो रहा है, ठीक है। इसका एक मतलब ट्रिक भी है, अगर आपने मतलब सुना भी होगा, वैसे कॉमन है ये। कल संडे लीशा डॉन का दम, दम मतलब कोई मूवी है उसको देखेंगे, ठीक है। तो कल से क्या हो जाएगा? कालाजार हो जाएगा। और संडे से किससे हो रहा है? तो ये सैंड फ्लाई से हो रहा है। लीशा डॉन मनी की लिशमेनिया डोनोवेनी से, ठीक है, ये लिशमेनिया डोनोवेनी से। और दम से मतलब क्या आ जाएगा? ये आपका दम फीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको विसरल लिशमेनिएसिस भी कहते हैं, ठीक है, कालाजार या फिर विसरल लिशमेनिएसिस। और ये करता क्या है? द पैरासाइट प्राइमरीली इन्फेक्ट रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। साइंस और सिम्टम्स क्या है? रिकरेंट फीवर, बार बार बुखार आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, वीकनेस, स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। फाइनली हो किससे रहा है? कालाजार या दमदम फीवर इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोवन पैरासाइट लिशमेनिया से हो रहा है, बस इतना याद रखो। एंड ट्रांसमिट थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज, और फैलता किससे है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज से फैल रहा है, प्राइमरीली बिलोंगिंग टू द जीनस लेबोटोमस। नेक्स्ट है 116, इन एस्केरिस फर्स्ट और लास्ट मोल्टिंग, 4 बार मोल्टिंग होती है, ठीक है। तो मतलब बता रहा है कि पहली और आखिरी वाली जो मोल्टिंग है वो कहाँ पे होती है? तो वो इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल्स दे रखी हैं, तुम पढ़ लेना अगर तुम्हें ज़रूरत लगती है तो। द फर्स्ट पैरासाइट ग्रो इनटू मेल एंड फीमेल वर्म्स, लास्ट मोल्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, 2 मोल्ट टेक्स प्लेस इनसाइड द एग ऑफ एस्केरिस। फर्स्ट लेवल ऑफ स्टेज 17 से 22 दिन का होता है। सेकेंड मोल्ट जो है वो
फ्रॉम द थर्ड लेवल स्टेज बिगिनिंग फ्रॉम द 27th डे, मतलब डे वगैरह भी सारा सही से दे रखा है। बाकी होता कहाँ पे, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी मोल्टिंग होती है। 117 है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल विच कैन बी सीन विद नेकेड आइज, तो वो कितना होता है 100 माइक्रोन का होगा, तभी आप उसको नेकेड आइज से देख सकते हो। Smallest size of cell which can be seen with naked eyes is 100 micron. Generally, the size of cell like egg cell, usually large bacteria, amoeba, squid, nerve cell are in the range of 100 microns में होते हैं। 118 है the gills of mushroom. Gills of mushroom का काम क्या होता है, bear spores which help in the reproduction. So option B is the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो ये पीटीएच की वजह से होता है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड इन दोनों के जो फंक्शंस है वो जस्ट एंटागोनिस्ट हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप लोग। ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन ओनली रिलीज फ्रॉम द पीटीएच ग्लैंड या पैराथायरॉयड ग्लैंड। कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मिनरल्स इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। आज 120 तक ही कैरी करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। बोन मैरो इज एब्सेंट, बोन मैरो जो है वो किस में एब्सेंट होती है, तो सबको पता है कि बर्ड्स जो है इसी में क्या होता है, बोन मैरो एब्सेंट होता है। न्यूमेटिक बोन्स होती हैं बट दे आर कैसी होती हैं, फुली ऑसिफाइड बोनी एंड लॉन्ग बोन्स हॉलो विद एयर कैविटीज़। क्यों, क्योंकि उसका अगर वजन ज़्यादा हो जाएगा तो वो उड़ नहीं सकती है, ठीक है। इसीलिए लाइटर वेट की होने की वजह से उसकी बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो होती हैं सच। और इस तरीके की बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। इट इज़ एन एडेप्टेशन फॉर द एरियल लाइफ ऑफ बर्ड्स, मतलब उड़ने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं चीज़ें। बोन मैरो एब्सेंट इन बर्ड्स या फिर एव्स। बर्ड का एंडोस्केलेटन कैसा है, फुल्ली ऑसिफाइड है, बस न्यूमेटिक बोन्स याद रखना। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग मतलब देखिए और जैसा भी है आप अपने वैल्यूएबल रिस्पांस देना मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।